नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से सक्सेस पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो डायग्राम आप बोर्ड में देखने जा रहे हैं, इकोनॉमिक्स में ये एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप सब तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। हमारा ये प्रयास है कि आप लोगों को इकोनॉमिक्स की एक मूल समझ में विकसित करवा सकूं, साथ ही साथ एक ऐसा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए कि आप यूपीएससी आईएएस के मेंस में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को सबसे पहले उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, उनकी जो समझ है वो आपको क्लियर हो, और उसके बाद जो थॉट मेकिंग प्रोसेस होता है, थिंकिंग प्रोसेस होता है, उसमें आप अपनी एक समझ विकसित करने के साथ जो आंसर लिखते हैं उनका फंडामेंटल कहाँ से शुरू होता है। उनका फंडामेंटल होता है कि जो अर्थशास्त्र की मूल समझ है, मूल सिद्धांत है, वो आपको पता चले। उन्हीं मूल सिद्धांतों में मांग और पूर्ति के चैप्टर के बाद आज एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर मैं आपके बीच में हूं, और उस वीडियो का नाम है संसाधनों का आवंटन। मेरी पहली वीडियो में आपने देखा था कि आपको मैंने इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल डेफिनेशन के बारे में बताया। एक्चुअल में इकोनॉमिक्स है क्या? इकोनॉमिक्स का मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन करना, फिर डिस्ट्रीब्यूशन करना, फिर उनका कंजम्पशन करना, इस पूरे होल प्रोसेस को समझना। ये सारा होल प्रोसेस आखिर किस पर निर्भर है, किस पर बेस है? ये पूरा टॉपिक, ये पूरा इकोनॉमिक्स बेस है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी संसाधनों के आवंटन पर। किस चीज का उत्पादन करना है, कितनी मात्रा में करना है, वगैरह वगैरह वगैरह। जो भी चीज आप पढ़ते हैं वो यहीं से होकर गुजरती है। अब बाजार में या सरकार में आपको मैं जब अगले टॉपिक्स में आऊंगा तो वहां पर इकोनॉमिक्स के टाइप भी मैं आपको बताऊंगा, जिसमें आप सुनते होंगे पूंजीवाद यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था लाइक इंडिया, और कम्युनिस्ट इकोनॉमी यानी कम्युनिज्म जिसको कहते हैं, मार्क्स का जो कॉन्सेप्ट था, वो सब आपको आगे समझने को मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले जो बुनियादी समझ है वो आपको विकसित करनी ही होगी। आज की ये वीडियो संसाधनों के आवंटन में दो प्लेयर्स की बात करेगा, और दो ही प्लेयर्स होते हैं, तीसरा प्लेयर्स नहीं होता। एक प्लेयर होता है सरकार। या तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज गवर्नमेंट करेगी, सरकार करेगी, मार्केट में सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज सरकार के द्वारा होगी, या फिर बाजार के द्वारा होगा, जिसको हम बाजार तंत्र कह रहे हैं। बाजार तंत्र सामान्यतया कॉम्पिटेटिव होता है, और जब कॉम्पिटेटिव होता है तो चूंकि जब सरकार करेगी तो सरकार तो मोनोपोली रूप में करती है, जनरली सामान्य तौर पर मोनोपोली बना के करती है। और जब बाजार करता है तो बाजार में कंपटीशन होता है, और कंपटीशन का मतलब होता है कि बाजार में जनरली प्राइवेट सेक्टर्स के प्लेयर्स, निजी क्षेत्र के उद्यमी जो हैं, बाजार में आर्थिक गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं या आर्थिक गतिविधियों का क्रियान्वयन कर रहे हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जब मैं इन दोनों टॉपिक को बताता हूं, उससे पहले मैं आपको एक और बेसिक सी बात बता देता हूं कि ये वाला जो सेगमेंट है, ये सेगमेंट बेसिकली मूलतया अगर मैं आपको बता दूं, ये 1991 से पहले का सिनेरियो है, यानी 1991 से पूर्व, यानी प्री 1991, राइट। और ये वाला जो सिनेरियो बेसिकली इतना काम कर रहा है, ये है पोस्ट 1991। इसका मतलब है 1991 के बाद। 1991 के बाद ये वाला तंत्र सबसे ज़्यादा प्रभावी है। 1991 से पहले ये ज़्यादा प्रभावी था, लेकिन पूरी तरह से ना तो ये पूरी तरह से 1991 से पहले खत्म था, या 1991 के बाद ये पूरी तरह से खत्म है, ऐसा नहीं है। अब दोनों के बीच में सामंजस्य है, संतुलन है। मैं यहाँ पर बात करता हूँ सबसे पहले इसकी, संसाधनों के आवंटन में सरकार की भूमिका क्या होती है। आपको मालूम है, मोदी गवर्नमेंट आने से पूर्व योजना आयोग नाम की संस्था काम करती थी। मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया था प्लानिंग कमीशन के बारे में बेसिक सी बात, और उसके लिए आपको यूट्यूब में हजारों वीडियो मिल जाएंगी कि योजना आयोग क्या काम करता था। उन बातों पर मैं यहाँ पे नहीं आना चाहूँगा। योजना आयोग संसाधनों के आवंटन में अहम भूमिका निभाता था, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में। देश भर में संसाधन एकत्र करना, रिसोर्स कलेक्ट करना, रिसोर्सेज को प्रिसाइज करना, रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना, रिसोर्सेज को प्रोसेस करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना टू द ऑल ऑफ द स्टेट्स, फेडरल स्ट्रक्चर वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब योजना आयोग का काम था। इन सब में योजना आयोग या सरकार आगे किस प्रकार से बाजार में आर्थिक गतिविधियों का संचालन करती थी, उसके बारे में मैं आपको ब्रीफ कर रहा हूं। आपको मालूम है कि पहले के टाइम पीरियड में 1991 से पहले तक, आज़ादी के बाद, भारत ने नेहरू महालनोबिस का जो मॉडल अपनाया, जिसको हम जनरली समाजवादी ढांचा भी कहते हैं, ये वो समाजवाद नहीं है जो समाजवाद जनरली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल में लिखा है। मैं इकोनॉमिक सोशलिज्म का मॉडल बता रहा हूं, जो नेहरू महालनोबिस मॉडल कहलाता है। आगे पे इसका भी एक टॉपिक आएगा।
उस मॉडल में जनरली भारत में जो आर्थिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण स्थान था वो सरकार को उसकी भूमिका दी गई, यानी गवर्नमेंट ही इंपॉर्टेंट रोल अपनाएगी। ऑब्वियसली जरूरी था। जरूरी क्यों था? क्योंकि भारत में उस वक्त देश की जो 90% पॉपुलेशन थी वो बिलो पॉवर्टी लाइन की सिचुएशन में थी, लिटरेसी रेट बहुत नीचे था, बेरोजगारी चरम पे थी, अंग्रेज भारत को पूरी तरह खोखला बनाकर चले गए। ऐसी सिचुएशन में विकास का इंजन आखिर किसे या किसके हाथ में सौंपा जाए, तो सरकार ने ऑब्वियसली सरकारी क्षेत्र को इसके लिए चुना। लेकिन चूंकि निजी क्षेत्र को पूरी तरह समाप्त नहीं किया गया, राष्ट्रीयकरण और नेशनलाइजेशन की घटनाएं हुई। इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड पे बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ, बहुत सारी संस्थाओं का नेशनलाइजेशन हुआ जो लगातार जारी रहा 91 तक, और आज आप देख रहे हैं उल्टा हो रहा है, आज डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस में आ रही है। तो फिर भी 91 तक सरकार ने सरकारी क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र को भी आर्थिक गतिविधियों में संलग्नता के अवसर प्रदान किए थे, और उसी कॉन्टेक्स्ट में निजी क्षेत्र को लाइसेंस के माध्यम से, कोटा के माध्यम से कि आप इतना ही कोटा है, एक दिन में इतना ही कोटा, इतना ही प्रोडक्शन आप बना, इतना ही प्रोडक्शन आप कर सकते हैं किसी गुड्स का, परमिट के माध्यम से, यानी कि किसी भी चीज को बनाने से पहले, आज जैसे है कि आज हम अपने घर में कभी भी किसी भी चीज का जो है बिना किसी परमिट के हम फैक्ट्री शुरू कर सकते हैं, कुछ चुनिंदा चीजों को छोड़कर। पहले ऐसा नहीं था। पहले आपको कुछ भी चीज के लिए परमिट लेना पड़ता, आपको अपनी दुकान खोलने तक के लिए परमिट लेना पड़ता। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये सरकार के माध्यम से एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का एक प्रोसेस था। तो उसके बाद अब जो 1991 की सिचुएशन आप देखते हैं, 1991 के बाद जो बाजार तंत्र का महत्व सबसे ज़्यादा स्थापित हुआ, उस प्रोसेस को मैंने देखो एक शॉर्ट में एक नाम लिखा है यहाँ पे, एलपीजी। ये सिलेंडर वाला एलपीजी नहीं है, इसका मतलब है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। बहुत महत्वपूर्ण विषय और शब्द होने वाला है ये भी, आगे की वीडियोज़ में इसके बारे में भी आपको जानने का मौका मिलेगा। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है निजीकरण, ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है वैश्वीकरण। और 1991 के बाद मजबूरी ही सही, लेकिन भारत ने आईएमएफ की शर्तों को मानते हुए भारत में जो ये कोटा सिस्टम, परमिट सिस्टम, लाइसेंसिंग सिस्टम है, इसको काफ़ी हद तक खत्म किया, जिसको हम कहते हैं कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, उसको काफ़ी हद तक कम किया। और उसके बाद निजी क्षेत्र को, बाजार को आर्थिक गतिविधियों की समस्त जिम्मेदारी देने की तरफ सरकार बढ़ गई, और धीरे 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 इसको आगे लेकर सरकार जा रही है। इसी चीज को हम लोग आर्थिक सुधारों के नाम से जानते हैं, यानी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ओके, और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के चरण बाय चरण, स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे पढ़ेंगे भी कि किस तरह से नरसिम्हा राव की सरकार में हुआ, वाजपेयी सरकार ने इसे और आगे बढ़ाया, मनमोहन सरकार ने इसे और आगे बढ़ाया, और मोदी सरकार तो बहुत तेज ट्रैक पर आगे बढ़ रही है। तो बाजार तंत्र, मार्केट सिस्टम, इसको कॉमनली अपने मन में आप समझ लीजिए कि प्राइवेट सेक्टर्स के बारे में ही, आर्थिक गतिविधियों के बारे में जो है उसमें प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट अब धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो रहा है। इसका फायदा क्या है, यह किस तरह से काम करता है, अब आप देखिए मैंने इसको बिल्कुल डायग्राम के रूप में बनाया है। अगर आप चाहें तो मैं साइड हो जाता हूं, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस डायग्राम का, और इसको नोट्स के रूप में जरूर बनाइएगा। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बाजार तंत्र में जो पहला पॉइंट है वो देखिए मैंने क्या लिखा है कि बाजार तंत्र संसाधनों के आवंटन में अधिक सक्रिय होता है। मार्केट सिस्टम इज मोर एक्टिव इन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। देखो समझो बात को, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में ज्यादा जोश और उत्साह कब होता है? जब आपका पर्सनल प्रॉफिट हो उसमें जुड़ा हुआ, आपको लगता हो कि प्रॉफिट जो आएगा मेरा ही होगा, और आपकी उस प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा कमाने के लिए तीव्र इच्छा आपकी बढ़ेगी, तो आप मेहनत भी बहुत ज़्यादा करेंगे। और आप यहां देखो, सरकार में जब कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो सीधे तौर पर उसके मन में एक सेटिस्फैक्शन है, काम हो ना हो, काम अच्छा हो या बुरा हो। अच्छे काम के लिए कोई फल नहीं मिलेगा, बुरे काम के लिए कुछ पनिशमेंट नहीं मिलेगा, सैलरी आनी है। तो आप बताओ कि सरकारी क्षेत्र के द्वारा आर्थिक गतिविधियों में क्या तेजी होगी? जबकि बाजार तंत्र में, मार्केट सिस्टम में प्राइवेट प्लेयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज का पार्ट है, और प्राइवेट सेक्टर आपको मालूम है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए मार्केट में आता है, और प्रॉफिटेबिलिटी तभी बढ़ सकती है जब वो बेस्ट होगा, जब वो अपने को बेहतर बनाएगा और बेहतर बनाएगा और बेहतर बनाएगा, या सबसे बेहतर बनाएगा। तो ऐसी स्थिति में एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं का उत्पादन करना, उस माल को बेचना, बेचने के लिए क्वालिटी को बेस्ट करते हुए प्राइस को डिक्रीज करना, लोगों तक मार्केटिंग करके अपने माल को ज्यादा पहुंचाना, प्रोडक्शन को बढ़ाना, लाभ को बढ़ाना, ये सब कामों के लिए क्या जरूरी है? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। और आपकी समझ में आ रहा होगा कि सरकार की तुलना में
प्राइवेट सेक्टर इस काम को बहुत तेजी से कर सकता है। दूसरा पॉइंट देखिए आप मार्केट सिस्टम में क्या है कि संसाधनों का आवंटन जो है वो जनता की सामूहिक इच्छाओं के आधार पर होता है। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज डन ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्टिव विल ऑफ द पीपल। जनता की सामूहिक इच्छाओं के आधार पर संसाधनों का आवंटन होने का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि बाजार उन्हीं वस्तुओं का प्रोडक्शन करता है जिन वस्तुओं की जनता को आवश्यकता है। वो मार्केट की स्ट्रैटेजी को देखते हैं, वो मार्केट की रिक्वायरमेंट को देखते हैं, नीड को देखते हैं, डिमांड को देखते हैं। वो सरकार की तरह किसी भी वस्तु का उत्पादन नहीं करते कि सस्ते दामों पे बेच रहे हैं, कल्याणकारी वेलफेयर के कामों में बेच रहा है, नहीं। प्राइवेट सेक्टर तो उसी वस्तु का उत्पादन करेगा जिसकी बाजार में डिमांड है, जिसकी लोगों को इच्छा है, जो लोग खरीदना चाहते हैं। तो ये डिपेंड्स टोटली पीपल्स यानी हम और आपकी इच्छाओं पर आश्रित होता है, इसलिए बहुत तेजी के साथ काम करता है। तीसरा इंपॉर्टेंट जो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि बाजार तंत्र में निजी क्षेत्र अधिक सक्रिय होता है। इसका अर्थ सीधे तौर पर ये भी निकाल सकते हैं कि जब हम मार्केट की बात करते हैं तो उसका सीधे तौर पर मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि बाजार तंत्र में सिर्फ प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं। बाजार तंत्र में सरकारी क्षेत्र भी इन्वॉल्व हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम एक्टिविटी किसके द्वारा होती है बाजार तंत्र में, मार्केट सिस्टम में? निजी क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर। गेटिंग? तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया। चौथा पॉइंट देखिए, निजी क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियां स्वयं स्वार्थ से प्रेरित होती हैं, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर मोटिवेटेड बाय द सेल्फिशनेस। सेल्फिशनेस का मतलब है कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज करने के पीछे या इतनी तेज इकोनॉमिक एक्टिविटीज करने के पीछे मोटो क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव है स्वयं स्वार्थ है, अपना निजी हित है, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी है, और उसमें बुराई क्या है? कुछ भी नहीं है। मार्केट में आवंटन बहुत तेजी के साथ होगा, क्वालिटी बेस्ट होगी, प्राइस मिनिमाइज होंगे, तो ऑब्वियसली बात है कि प्राइवेट सेक्टर अपने पर्सनल प्रॉफिटेबिलिटी के लिए काम करता है, स्वयं स्वार्थ जिसको हम कह रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि बाजार तंत्र प्रतिस्पर्धा होने पर सक्रिय होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अभी मैंने बाजार के प्रकार लास्ट वीडियो में पढ़ाया ना, उसको देखिएगा। जब प्रतिस्पर्धा होती है तो ज्यादा सक्रिय होते हैं। अच्छा आप एक बात बताइए, आईएएस के एग्जामिनेशंस को देने वाले जितने छात्र होते हैं वो इतने ज़्यादा तेज एक्टिव क्यों हो जाते हैं? दो कारणों से। एक तो मान लेते हैं कि पोस्ट जो है, जो पद है वो बहुत बड़ा मिलने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कंपटीशन। देखिए आईएएस की परीक्षा में बैठने वाले लोग कौन कौन होंगे? जो हिंदुस्तान के पहले ही कई सारे एग्जाम्स को टॉप कर चुके होंगे। आप जानते हैं हिंदुस्तान का ब्रेन उसमें लगने वाला है। तो अगर आप एक सामान्य से छात्र रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आईएएस क्रैक करना है तो मेरा कंपटीशन अब मेरे साथ के स्कूल के बच्चों के साथ नहीं है, इंडिया के सबसे ब्रिलियंट माइंड के साथ है। वो चाहे फिर फॉरेन में पढ़ के आया हो, वो चाहे फिर किसी भी स्कूल में पढ़ा हो, उसके घर में चाहे उसके फादर या फैमिली कितनी भी ज़्यादा अपडेटेड हो, और आप चाहे कितने भी पिछड़े समाज से आते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपटीशन बहुत स्ट्रिक्ट है, तो आप एक्टिव होते हो, तब आपकी मेहनत, तब आपका परिश्रम कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि आपको मालूम है कि कंपटीशन बहुत तगड़ा है। और अगर कंपटीशन तगड़ा और अगर आप एक्टिव नहीं हुए जिसकी रिक्वायरमेंट है, तो वो देखो वही होता है जो इन फर्म के साथ होता है। अकुशल फर्में टिक नहीं पाएंगी। अगर आप अनस्किल्ड फर्म्स है, लाइक यू, लाइक एनीबडी, अगर इतने हायर लेवल के एग्जामिनेशंस के बावजूद भी अगर तैयारी का स्तर उस लेवल पे नहीं ले गए, अकुशल रह गए, उस लेवल का यूपीएससी के लेवल को मैच नहीं किया, तो क्या होगा? टिक नहीं पाएंगे, प्री में ही बाहर हो जाएंगे, मेंस में बाहर हो जाएंगे, इंटरव्यू में बाहर हो जाएंगे। तो अकुशल फर्में सेम यहां भी नहीं टिकती। कंपटीशन की सबसे बड़ी खूबी यही होती है, इसका सबसे दर्दनाक पहलू भी यही होता है कि ये बाहर कर देता है। तो अच्छा और बुरा दोनों इस एक सिक्के के दो पहलू हैं, और इस तरह से जो है बाजार तंत्र में आपने जिस तरीके से देखा, ये पूरा यहां पर आपने देखा कि सरकार का क्या रोल है, यहां पर आपने देखा बाजार तंत्र का क्या रोल है, और इस दोनों के बाद अब जो है बाजार तंत्र पे मैं ज़्यादा फोकस करते हुए आपको बताता हूं कि बाजार तंत्र अच्छा दिख तो रहा है, लेकिन इसकी कुछ बेहद बड़ी कमियां हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि मैंने आपके लिए एक पूरा का पूरा यहाँ पर डायग्राम पॉइंट फॉर्म में बना लिया। बाजार तंत्र के जो अच्छाइयाँ अभी तक मैंने आपको बताई। आपको मैंने कहा कि बाजार तंत्र एक्टिव होता है, प्रोडक्टिविटी बहुत बेस्ट होती है, मार्केट में बाजार तंत्र एक्टिव जब होता है तो क्वालिटी इंप्रूव होती है, कंज्यूमर को बहुत बेनिफिट होता है। लेकिन बाजार तंत्र की वही सब अच्छाइयाँ नहीं है। आप देखिए इतनी सारी इसकी कमियाँ भी हैं। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं अपने जो हमारे
इंग्लिश के व्यूअर्स हैं, है ना, इंग्लिश के जो हमारे दर्शक हैं इंग्लिश लैंग्वेज के, मैं इसके बीच में टर्मिनोलॉजीज के बारे में बता दूंगा। मेरे लिए प्रॉब्लम ये है कि मैं अगर इसको पूरी तरह इंग्लिश में लिख रहा हूँ तो हिंदी वाले व्यूअर्स को प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं कोशिश करूंगा कि अगर कभी इंग्लिश में लिखूँ तो हिंदी की बात बोल दूँ और हिंदी में लिखूँ तो इंग्लिश में बोल दूँ, राइट। किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला। और वैसे भी समझ डेवलप करना, कॉन्सेप्ट को समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे बनाया है मैंने कि लिमिटेशंस ऑफ मार्केट सिस्टम, यानी मार्केट सिस्टम की सबसे बड़ी लैकनेस या लिमिटेशंस क्या हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे पहला पॉइंट जो इसका सबसे बड़ी लिमिटेशन है, बाजार तंत्र सामाजिक न्याय स्थापित नहीं कर सकता। यानी मार्केट सिस्टम कैन नॉट बी स्टैब्लिश द सोशल जस्टिस, मीन्स यह निर्धनता यानी पॉवर्टी, बेरोजगारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट, आय एवं क्षेत्रीय असमानताएं यानी इनइक्वालिटी इन इनकम एंड रीजनल लेवल आदि को समाप्त नहीं कर सकता, कैन बी एबोलिश्ड। इसका मतलब यह है कि जो सोशल जस्टिस का कॉन्सेप्ट है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी सोशल जस्टिस कहा गया है। सामाजिक न्याय का अर्थ है कि समाज में हर व्यक्ति को समान दर्जा उन्हें मिले, हर वर्ग, जाति, समुदाय सब मुख्य धारा में शामिल हो। कब होंगे शामिल? जब आर्थिक रूप से सब समान, एक कम से कम समान ना भी हो तो कम से कम सबके जीवन स्तर में या सबकी आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार तो हो, सबकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जीवन स्तर है, वो बेहतर तो हो। और उसी को सोशल जस्टिस से हम लोग डिनोट कर रहे हैं। आप जानते हैं कि सोशल जस्टिस तब तक नहीं आ सकता जब तक हिंदुस्तान में निर्धनता समाप्त ना हो। निर्धनता तब तक समाप्त नहीं होगी जब तक बेरोजगारी खत्म ना हो, या आय एवं क्षेत्रीय असमानताएं जब तक घट ना जाएं। ये सारी चीज़ों को किए बगैर हिंदुस्तान में, देश के अंदर जो हम समाज के सभी वर्गों को सोशल जस्टिस के तहत आर्थिक रूप से संपन्न या उनके जीवन स्तर को उच्च बनाने का स्वप्न संजोए हैं, वो संभव कैसे है? क्या बाजार तंत्र उन सबको करने में सक्षम है? बिल्कुल नहीं। बाजार तंत्र तो अपने लाभ के लिए काम करता है। तो यानी कि बाजार तंत्र के हवाले पूरा आर्थिक क्षेत्र नहीं किया जा सकता, के लिए भी ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। तो पहला पॉइंट ये है कि इन सबको खत्म करने में बाजार तंत्र काम नहीं करेगा। बाजार तंत्र को कोई लेना देना नहीं है कि भारत की पॉवर्टी इतनी ज्यादा बढ़ रही है या घट रही है, उसको इससे कोई लेना देना नहीं कि मैं पॉवर्टी रेशियो को कैसे कम करूं, उसको इससे लेने देना नहीं कि भारत में बढ़ती हुई बेरोजगारी जो है उसको कैसे कम करूं। यहां तक कि वो तो अपने ही क्षेत्र के रोजगार जो है उनमें भी कटौती करने का प्रयास करता रहता है। तो बाजार तंत्र सक्षम नहीं है इसमें। दूसरा पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मैं आपको कहूं तो यहां पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो है, यहां पर मैंने एक पॉइंट मेंशन किया कि बाजार तंत्र आवश्यकता एवं पूर्ति के अंतराल, ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट टर्म। मार्केट सिस्टम कैन नॉट एबॉलिश द डिफरेंस ऑफ या गैप ऑफ रिक्वायरमेंट एंड सप्लाई। यह केवल मांग पूर्ति के अंतराल को समाप्त करता है। इट एबॉलिश्ड ओनली द गैप ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। कुछ समझ में आया आप लोगों के? इसका मतलब यह है कि बाजार में बाजार तंत्र केवल उस अंतराल को भरेगा। किस अंतराल को? डिमांड और सप्लाई के बीच के गैप को। आवश्यकता और पूर्ति के अंतराल को नहीं भरेगा। अब इन दो शब्दों का अर्थ समझिए। बाजार के लिए आप कंज्यूमर तभी हो जब आपकी जेब में पैसा हो। मींस इफ यू हैव परचेसिंग पावर देन यू कॉल अ कंज्यूमर, और तभी आप प्राइवेट सेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट पर्सन है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो बाजार के लिए आप किसी काम के नहीं हो। तो क्या पूरे इंडियन सोसाइटी में या भारत की पूरी आबादी में सभी लोग कंज्यूमर होते हैं? सभी लोगों के पास पूरा भरपूर पैसा है? आप जानते ही हैं, अभी हमने पहले पॉइंट में कहा, भारत में बहुत निर्धनता है, बहुत बेरोजगारी है, बहुत समस्याएं हैं। और ऐसे लोगों के पास जिनके पास क्रय शक्ति नहीं है, उनको बाजार के हवाले नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि वो मांग करने वाले लोग नहीं है, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, वो मांग करता नहीं है, वो कंज्यूमर नहीं है, तो उनकी डिमांड बाजार फुलफिल नहीं करता। तो क्या उन लोगों को छोड़ दें? क्या वो इंडियन नहीं है? क्या वो भारतीय नहीं है? ऐसे लोगों को बाजार बिल्कुल अधूरे में छोड़ देता है। और इसीलिए कहा गया कि उन लोगों को भी जब इंक्लूड कर देते हैं जिसमें कंज्यूमर भी आ गए और ये क्लास भी इन्वॉल्व हो गया, तब हम उसको कहते हैं ओवरऑल आवश्यकता एवं पूर्ति।
और यही कॉन्सेप्ट है जो अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। यही कॉन्सेप्ट है कि जब मार्केट डिमांड सप्लाई को फुलफिल करता है और आवश्यकता पूर्ति को, यानी रिक्वायरमेंट और सप्लाई के गैप को फुलफिल नहीं करता है, तो जो लोग बच जाते हैं उनको सप्लाई करने का काम फिर सरकार करती है पीडीएस सिस्टम के माध्यम से। सुना है आपने सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान, राशन की दुकान वगैरह वगैरह। वो अगला वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। तो आवश्यकता और पूर्ति का अंतराल आप देख रहे हैं यहां पर, इसको फुलफिल नहीं कर सकता बाजार, केवल फुलफिल करेगा डिमांड सप्लाई को। तो बाजार ऐसे लोगों को छोड़ देगा। बाजार गरीबों के लिए नहीं होता। जिन लोगों की जेब में पैसा नहीं है ना, उनके लिए ना तो कोई मॉल है, ना कोई थिएटर है, ना किसी प्रकार का KFC, मैकडोनल्ड या डोमिनोज है। उनके लिए ये सब चीजें नहीं है। ये सब तो उनके लिए जिनकी जेब में पैसा है। सो दैट मांग पूर्ति और आवश्यकता पूर्ति, इन दोनों के अंतर को समझिए। ये आपकी कॉन्सेप्ट की गहराई को स्पष्ट करेगा कि बाजार क्या नहीं कर सकता, बाजार की लिमिटेशंस क्या हैं। तीसरे पे आइए। चाहे कुछ भी हो, बाजार चाहे कितना भी अच्छा काम कर रहा हो, लेकिन आप जानते हैं कि बाजार समष्टिगत आर्थिक समस्याओं का निर्धारण नहीं कर सकता। मार्केट कैन नॉट बी डिटरमाइन द मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। पूरी की पूरी इकोनॉमी के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, उनको बाजार सॉल्व नहीं कर सकता। बाजार इन्फ्लेशन के बारे में नहीं देख सकता कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है तो हम क्या करें, कैसे सुलझाएं, नहीं कर सकता। फाइनेंशियल मार्केट्स या आपके एक्सचेंज रेट्स या आपके जो लॉसेज हैं, उनमें जो इनस्टेबिलिटी क्रिएट हो रही है, इन्फ्लेशन में हो रही है, फाइनेंशियल मार्केट में हो रही है, बाजार को कोई लेना देना नहीं है। बाजार को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाजार अपने काम में संलग्न है। ये समस्याएं बाजार इनको नहीं देखेगा। तो बाजार के हवाले करना अर्थव्यवस्था को, आप समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं ना कितना हानिकारक हो सकता है जब तक इन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल जाते। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिन क्षेत्रों में बाह्यता को मैंने इंग्लिश में यहीं पे लिख दिया एक्सटर्नलिटी, जिन क्षेत्रों में बाह्यता होती है उन क्षेत्रों में बाजार तंत्र संसाधनों के आवंटन में सक्षम नहीं होता। Which sector where externality exists, there या these sector या their sector market system is not capable for allocation of resources। अब ये externality क्या है? तो externality भी देखो मैंने क्या लिखा है कि एक आर्थिक गतिविधि का अन्य आर्थिक क्रियाओं पर प्रभाव को बाह्यता कहते हैं। Effect of one economic activity to another economic activity कॉल्ड एक्सटर्नलिटी। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, देखो एक्सटर्नलिटी दो प्रकार की है, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। फर्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको मालूम है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक एक्सटर्नलिटी का एग्जांपल है, बाह्यता का उदाहरण है। कैसे? अगर आप जानते हैं कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है, सड़कें, एयरपोर्ट्स, सीपोर्ट्स, रेलवेज, ये सारी की सारी चीजें किसमें, एक्सटर्नलिटी में आती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में आती हैं। सड़कों का निर्माण, नेशनल हाईवेज का निर्माण, रेलवेज का निर्माण, फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण, एयरपोर्ट्स का निर्माण, सी पोर्ट्स का निर्माण, स्कूल्स, कॉलेजेस का निर्माण, ये सब हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं। ये देश की अर्थव्यवस्था को गति देते हैं, लेकिन इनमें हैवी इन्वेस्टमेंट होता है, इनमें शॉर्ट रिटर्न नहीं मिलता। और ऐसी जगहों पर बाजार काम नहीं करता, वहां पर सरकार को आगे आना होता है। तो उन सेक्टर में भी पैसा नहीं लगाता मार्केट तो उन जगहों पर पैसे लगाने के लिए तैयार होता है जहां पर इंस्टेंट रिटर्न मिलना शुरू हो जाए और बड़ा रिटर्न मिलना शुरू हो जाए। वो तो बाद में अब पीपीपी मॉडल का जब से कॉन्सेप्ट आया तब से इन सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर थोड़ा बहुत इन्वॉल्व होने शुरू किया है। और दूसरा है नेगेटिव एक्सटर्नलिटी के सेक्टर, जैसे पोल्यूशन हमने कह दिया। पोल्यूशन का कॉन्सेप्ट सीधे तौर पर यह है कि अगर आप जानते हैं कि पूरे फैक्ट्रीज के द्वारा, निजी क्षेत्रों के द्वारा वायुमंडल को इतनी ज़्यादा ग्रीन एमिशन गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस के माध्यम से जो पॉल्यूटेड किया गया, तो वो जो पॉल्यूशन इन्वायरमेंट में है, उस पॉल्यूशन के बारे में निजी क्षेत्र सोचता है क्या? बिल्कुल भी नहीं सोचता। उस पॉल्यूशन को कम करने के लिए कोई प्लान करता है? बिल्कुल भी नहीं करता। वो तो फिर इसमें भी जो है एक CSR टर्म आता है, जिसको हम लोग कहते हैं CSR में आपकी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कंपनियों की जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सामाजिक उत्तरदायित्व इसको हम कहते हैं, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके अंतर्गत थोड़ा बहुत जो है अपने कुछ हिस्से का वो इन कार्यों में करते हैं। लाइक अदरवाइज एक्सटर्नलिटी के मामलों में भी मार्केट सिस्टम काम नहीं करता। आप अभी का उदाहरण देख लीजिए।
आप देख लीजिए कि आज सिचुएशन जो कोविड के कारण या कोविड जो पैंडेमिक आज देख रहे हैं देश भर में या दुनिया भर में, आज कौन काम कर रहा है? सब जगह सरकारी तंत्र ही काम करता हुआ नजर आ रहा है, प्राइवेट सेक्टर आपको काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हो सकता है आपका कहना यह है कि प्राइवेट सेक्टर को सरकार ने बैन किया हुआ है, लेकिन आप खुद देखिए, अगर आज अस्पतालों की बात आप करते हैं तो सरकारी क्षेत्र के अस्पतालों के डॉक्टर काम कर रहे हैं, प्राइवेट वाले तो आज भी अपना क्लिनिक खोल के कमाई कर रहे हैं। आप हर जगहों में देख रहे हैं। तो इस पूरे टॉपिक का मतलब क्या है? इस पूरे टॉपिक का मतलब यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की परिस्थितियां, उन परिस्थितियों के आधार पर आर्थिक गतिविधियों में मार्केट सिस्टम को कितनी भूमिका देनी है, उन पर सरकार का कंट्रोल या रेगुलेशन किस हद तक होना है, कैसे बाजार को धीरे धीरे खोलना है, जिसको हम कह रहे हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इन सारी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। तो कभी अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है, कभी आपके सामने एक सिचुएशन क्रिएट होती है कि क्या भारत को आज 21वीं सदी के दौर में आर्थिक सुधारों को और तीव्रता देनी चाहिए या आर्थिक गतिविधियों में बाजार तंत्र के हवाले पूरी इकोनॉमी को कर लेना चाहिए, लाइक जैसे अमेरिका में, ब्रिटेन में, जापान में है, तो आप इस प्रश्न का उत्तर देते समय बाजार तंत्र की इन लिमिटेशंस का उल्लेख करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जब तक आप इस लिमिटेशंस को उल्लेखित नहीं करते हैं अपने आंसर में, उसको भी संतुलन तब तक कायम नहीं रह पाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों से कि आप लोगों को ये बाजार तंत्र का या संसाधनों के आवंटन का ये जो पूरा टॉपिक था वो अच्छे से समझ में आया होगा। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि किस प्रकार से और इसमें सुधार करने की ज़रूरत है मुझे, ताकि मैं अगली वीडियोस में इसमें और ज़्यादा सुधार कर सकूं, आपको अच्छे से अच्छी तरह से मैं आप तक पहुंचाऊं। और जैसा कि मैंने कहा कि इंग्लिश व्यूअर्स या हिंदी व्यूअर्स जो है, तो लैंग्वेज के लेवल पर आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं दोनों ही भाषाओं में उसके बारे में ट्रांसलेशन कर रहा हूँ। और एक बात और कि अपने साथ अपनी कॉपी और एक पेन लेकर जरूर बैठेगा ताकि अपने पॉइंट्स नोट कर सकें, और ये तो खासतौर पर डायग्राम आप जरूर नोट करेगा, आपके पास हर जगह ये काम आने वाली चीज़ है। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा टॉपिक का एंड होता है, बाजार तंत्र, संसाधनों का आवंटन, सरकार की भूमिका, ये पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो आप इसे लाइक तो अवश्य करेंगे और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए इस चैनल को, ताकि लगातार जैसे जैसे वीडियोस अपलोड होते रहेंगे ताकि आपको उसकी नोटिफिकेशन लगातार सबसे पहले मिलती रहे और आप पहले इन सब चीज़ों से जानकारी जुटा सकें। तो तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए। आप सबको आपके एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।